अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी। ताहयात नाअहली पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बहुत ही अहम काम है। कौन ताहयात नाअहल है, कौन नहीं नाअहल है, कौन 5 साल के लिए नाअहल है, कौन सारी उम्र के लिए नाअहल है। ये सवाल हमारे सियासी मंजरनामे पर हर सियासी जमात को कमोबेश दरपेश है। किसी के हक में जा रहा है, किसी के खिलाफ जा रहा है, कोई बेनिफिशरी है, कोई विक्टिम है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के हवाले से एक केस में नोटिस लिया गया है और केस जजेस कमेटी को भेजा गया है कि जनवरी में लगाया जाए, जिसमें ये तय किया जाएगा कि ये जो ताहयात नाअहली के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई हैं, उसके बाद ताहयात नाअहली किसी की स्टैंड करती है या नहीं करती। नवाज शरीफ अदालत में नहीं गए हैं, एक MP कैसरानी साहब गए हैं जिनकी पिटिशन पर ये नोटिस हुए हैं। उन्हें 2008 में जाली डिग्री पर ताहयात नाअहल किया गया था। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अंबर। आपको लगता है कि वो ये नवाज शरीफ इससे बच जाएंगे या ये केस नवाज शरीफ के लिए फंदा भी बन सकता है? अगर ये तय हो जाए कि माजी की ताहयात नाअहलियाँ बरकरार हैं तो फिर नवाज शरीफ का केस ख़त्म हो जाता है। देखिए जाहिर है हमें जो माइंड नज़र आ रहा है, और इसमें मैं वसूख से तो नहीं कह सकती क्योंकि अभी मामला चल रहा है। मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं वसूख से कह सकते कि क्या वो उम्मीदवार होंगे 2024 के इंतखाबात में या नहीं, इसलिए क्योंकि ये नाअहली का मामला भी है और दूसरा उनका केस है जो इस वक्त मेरिट पे सुना जाएगा। तो ये जो नाअहली का मामला है, ये मियां नवाज शरीफ का, अब क्योंकि इससे पहले भी माजी में भी हमने देखा यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस था, अभी जो केस आपने भी कैसरानी साहब का जिक्र किया था, इनको फेक डिग्री यानी कि जाली डिग्री के हवाले से इनकी नाअहली हुई थी, लेकिन 2018 में मेरे ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त दी थी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो आपको यहाँ ये जो तजाद है जिसका चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने आज की जो समात हुई थी उसमें जिक्र भी किया था और बात भी की थी कि ये एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें मियां नवाज शरीफ जहांगीर तरीन उम्र भर के लिए हिस्सा नहीं ले सकते इंतखाबात में, वो मामला है। दूसरी तरफ ऐसे केसेस भी हैं, तो अदालतों ने मुख्तलिफ फैसले दिए हैं, इसको ज़ाहिर है रिजॉल्व करना है, अर्जेंटली रिजॉल्व करना है। और ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ के लिए तो नहीं है, इसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल है और इसमें इस पे जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से एक बहुत दिलचस्प बात भी, जिससे मुझे लगता है कि इशारा है, शायद उम्मीद भी हो सकती हो, केस ज़ाहिर है सुना जब हो जाएगा तब पता चलेगा मियां नवाज शरीफ के लिए कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि कैसे हो सकता है कि जब सज़ा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो फिर जो नाअहली है वो ज़िंदगी भर के लिए है। और फिर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आरा सामने आ गई हैं जो जिनमें अच्छे कानूनदान भी समझते हैं कि अगर आपकी सज़ा हो, जितने हद तक आपको सज़ा दी जा चुकी हो, तब तक आप उम्मीदवार नहीं बन सकते, हिस्सा नहीं ले सकते इंतखाबात में, नाअहल रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी सज़ा ख़त्म हो, आपने पूरी कर ली हो, तो फिर आपको हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। तो उम्मीद है, लेकिन अभी हम वसूख से कह नहीं सकते। ठीक, आमिर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये रास्ता खुल जाएगा या रास्ता दोबारा बंद हो जाएगा? मुजम्मिल, इस फैसले के ऊपर बात करने से पहले देखें, एक चीज तो तय है कि ये मामला तय होना चाहिए। मेरी नज़र में, मेरी राय के अंदर बहर सूरत इससे कतई नज़र कि कौन इसका शिकार बनता है और कौन नहीं, ये मामला तय होना चाहिए। उसकी बड़ी एक बेसिक वजह यह है कि अगर कानून के अंदर इब्हाम है, अगर कानून के अंदर कंफ्यूजन है, तो फिर इंसाफ के अंदर कंफ्यूजन कैसे नहीं होगी, फिर इंसाफ के अंदर इब्हाम कैसे नहीं होगा। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वाकई यहाँ पर एक तज़ाद हमें नजर आता है। फैसला कुछ कह रहा है और इलेक्शन एक्ट जो है वो अपनी तरमीम के बाद वो कोई और बात कह रहा है। सो एक तो ये इंतहाई जरूरी है कि इससे कतई नजर किसको फायदा होता है, किसको नुकसान, ये मामला तय पाए। अब देखें, ये अंबर ने अभी एक नुक्ता उठाया कि कानूनी माहिरीन की राय जो है वो भी इस मामले के अंदर बटी हुई है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि, और क्यों मैं समझता हूँ मुजम्मिल कि ये बहुत जरूरी है इस मामले को तय पाना, कि इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई भी कानूनदान पाकिस्तान में
या कम से कम प्रोमिनेंट कानूनदान जो है वो जो सामने आते हैं, जो अपनी राय का इजहार करते हैं टेलीविजन पर, अखबारों के जरिए, और जिनकी राय को सुना जाता है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी कानूनदान ऐसा बचा या वकील ऐसा बचा है जो कि उसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन का, उस सियासी पोलराइजेशन का शिकार ना हो जिसकी हम आम लोग समझते हैं। तो उनकी जब बातें करते हैं एतजाज हसन, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सलमान अकरम राजा ने तो बाकायदा तरीके से आपको ज्वाइन कर लिया, लेकिन बहुत सारे वकला ऐसे हैं, उनकी जब हम बातें सुनते हैं तो मुझे तो कम से कम ये नहीं उसके अंदर से लगता कि ये कोई कानूनी राय दे रहे हैं। मुझे तो अब तमाम आरा भी जो है वो सियासी ही लगना शुरू हो गई हैं। इसलिए और भी जरूरी हो गया कि बजाय इसके कि बहस में पड़े रहे हम, इसके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक ही दफा इस मामले को उठाए और एक ही दफा इसके ऊपर कोई फैसला हो जाए, खा वो एक शख्स के हक में जाता है या दूसरे शख्स के हक में जाता है। मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानून अगर वजह हो जाए तो फिर उस कानून के तहत जो इंसाफ किया जाएगा वो भी शायद तनकीद से बच सके। जी मुज़म्मिल, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि सियासतदानों को जो नाअहलियों की सजाएं अदालतों की जानिब से सुनाई गई हैं, उनके हवाले से ये राय मौजूद है कि वो सजाएं मेरिट और इंसाफ के मुताबिक नहीं। वो चाहे यूसुफ गिलानी की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे और हो, ये जुडिशल एक्टिविज्म के तहत, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल मकासद के तहत सुनाई गई सजाएं हैं। और करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, अगर आप भुट्टो का रेफरेंस दोबारा सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री की जानिब जाना चाहते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में से उन जजेस की तस्वीर उतारना चाहते हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया और आइन की पामाली के हक में फैसले दिए, तो फिर यकीनन करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री सिर्फ मुर्दा लोगों के लिए तो नहीं है। ये आपका कोई डीमेरिट तो नहीं हो सकता कि आप जिंदा हैं, लिहाजा आपके लिए करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री नहीं हो सकती। हम सिर्फ मुर्दा लोगों की करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो गलत सजाएं सुनाई गई हैं और जुडिशल एक्टिविज्म के तहत सुनाई गई हैं, जो हमारे इंसाफ का कोई खूबसूरत चेहरा नहीं है, उन सजाओं पे दोबारा असर नौ गौर करके करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री और इंसाफ को दोबारा बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर सजाएं सुनाई हुई हैं तो ये हट दर्मी भी कोई अच्छी हट दर्मी नहीं है। अब चूँकि हमने फैसले सुना दिए हैं, लिहाजा अब हम इनको वापस लेंगे तो हमारी इज्जत और वक़ार में बड़ी कमी आ जाएगी और ये इदारे की साख का सवाल है कि गलत फैसलों को कायम रखा जाए। अदलिया को अपने गलत फैसलों को ठीक करने की ज़रूरत है, चाहे नवाज शरीफ का फैसला हो, चाहे भुट्टो का फैसला हो, चाहे यूसुफ रजा गिलानी का फैसला हो, चाहे और फैसले हों जिनमें आपने पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए, और जब मैं जुडिशल एक्टिविज्म की बात करता हूं तो मैं वो बात करता हूं कि जहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ट्रायल कोर्ट बन गई, खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बन गई और खुद ही सजाएं सुनानी शुरू कर दी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आमिर साहब, मेरा ये मतलब ना ले लें कि जहां कहीं ठीक सजाएं सुनाई जा रही हैं तो वो उनको भी कहें कि चूंकि मुजम्मिल साहब ने अब सजाओं के खिलाफ बात करना शुरू कर दी है तो लिहाजा उनको भी इसका एडवांटेज होगा। जहां सजाएं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत सुनाई जाएंगी वो निज़ाम इंसाफ का हिस्सा है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रायल कोर्ट बनता है, खुद ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनता है, खुद ही सजा सुनाता है, खुद ही बेंच मुकर्रर करता है और एक चीफ जस्टिस खुद को मुल्क का सरबराह बनाता है, उसके मैं खिलाफ हूँ और ये सजाएं उसी का पेशकम है, उसी का एक बदनुमा दाग और चेहरा है जिसको कुछ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से ठीक किया गया है, बाकी ठीक करने की अभी जरूरत है। क्यों आमिर साहब? एब्सोल्युटली। देखें जी, बात यह है कि ये जो आपने अभी बात की ना कि खुद ही ट्रायल कोर्ट बन जाता है, खुद ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन जाता है, वो जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनल वाले सारे काम वो खुद कर लेता है। देखें उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हमने ये भी देखा कि एक मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, पार्टी सरबराह की मर्जी होनी चाहिए कि वो उसके जो अरकान हैं असेंबली के अंदर वो वोट कहाँ पर डालें,
और फिर उन्होंने अपने आप का ही वो फैसला जो है उसको उनको ये कहना पड़ा कि नहीं जी गलती हो जाती है इंसान से, और फिर उन्होंने उसके बरक्स एक फैसला दे दिया। सो ये काम हमारे माजी में होता रहा है, जहां हम सियासतदानों की गलतियों की बात करते हैं, जहां हम फौजी सरबराहों की गलतियों की बात करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि अदलिया से भी बेशुमार गलतियां हुई हैं, अदलिया में भी उसी पार्टिसनशिप का मुजाहरा किया है जो हमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे शख्स की सरबराही में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जो खुद को इन चीजों से बालातर समझता है और वो कोशिश कर रहा है कि उनका जो इदारा है उसको भी इस चीजों से बालातर समझा जाए, ताकि ये जो अवाम का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है ना इदारों को, उसमें भी थोड़ा सा बहाली का अमल शुरू हो। और ये कोई आसान काम नहीं है मुजम्मिल, क्योंकि कॉन्फिडेंस लोगों का शेक करना, उसको खत्म करना जो है, उसमें तो आपको एक गलत फैसले की जरूरत होती है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बहाल करना आपको बड़ी तसलसल से फिर वो दुरुस्तगी की तरफ मुसलसल चलना पड़ता है और बड़ी देर तक चलना पड़ता है इससे पहले कि लोगों का कॉन्फिडेंस से बहाल करे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं इसको शख्सियात के तनाजुर में देख ही नहीं रहा। मैं समझता हूं कि ये मसला जो है ये अदलिया के एक खास दौर का, जो कि कानूनी दौर जिसको मैं नहीं समझ सकता, जिसको मैं सियासी दौर कहूंगा, ये उस खास दौर का नतीजा था। और अगर इस वक्त एक एफर्ट शुरू हुआ है कि उसका फैलाया हुआ जो उसकी वजह से जो भी गलत तासुर फैला है अवाम के अंदर, या जो भी उनके एतमाद जो है उसको ठेस पहुंची है, उसकी बहाली का अमल अगर शुरू हुआ है तो बहुत ही मेरी नजर में खुशाइन बात है। अंबर, ये कहा गया है कि इस पिटीशन को इलेक्शन में ताखीर के लिए जवाज नहीं बनाया जाएगा। वैसे तो जनवरी में समात मुकर्रर करने का कहा गया है जजेस कमेटी को, लेकिन अगर इस इलेक्शन से पहले इसका फैसला नहीं भी होता तो अदलिया का ये मूड लग रहा है कि ठीक है हम बाद में भी इसका फैसला कर देंगे, लेकिन इंतखाबात से पहले इसका फैसला होना कोई खास जरूरी बात नहीं है। आप इसको ठीक समझती हैं कि अगर ये इलेक्शन भी गुजर जाए उन गलत फैसलों के साथ तो कोई मुजायका नहीं है और इसका इलेक्शन से पहले फैसला ना करना कोई ऐसी बात होगी? नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि जो हम बात बार बार करते हैं, जो गुज़िश्ता कुछ सालों में जो इंजीनियरिंग की गई थी, जो 10 साला मंसूबा जिसके बारे में कहा जा रहा था, अगर हम जो नाअहलियाँ इस दौरान हुई हैं या जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका अज़ाला नहीं करेंगे तो फिर इस ये इंतखाब गुज़िश्ता जो गुज़रा है, जो इंतखाब, उससे कोई फ़र्क, उससे कोई डिफरेंट नहीं होगा। उससे हम स्टेबिलिटी नहीं ला सकेंगे, उससे हम तरक्की नहीं ला सकेंगे, उसमें जमहूरियत को फ़रोग़ तो नहीं मिलेगा। तो ये तो जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है। लेकिन जो आपने बात की थी, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करती हूँ आप दोनों से, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखें मुज़म्मिल, आप बुनियाद क्या बना रहे हैं कि जो ताहयात नाअहली है इसको ख़त्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि गलत फ़ैसले हुए थे। बिल्कुल, उसमें कोई मेरे ख्याल में आप गलत बात नहीं करें, लेकिन अगर हम शख्सियत की बात करेंगे या एक फ़र्द की बात करेंगे तो फिर शायद ये जायज़ हो। लेकिन अगर हम एक उसूल की बात करते हैं तो उसूल तो यही कहता है ना कि आपने एक जुर्म किया, आपको सज़ा हुई, आपने वो सज़ा काटी, और फिर जब सज़ा काट ली आप दोबारा से जो आपकी मामूली ज़िंदगी है उसमें दोबारा से आप वापस आ गए, आपने कामकाज शुरू कर दिया वगैरह। आप अगर जेल में थे, जेल से बाहर आ गए, रिहैबिलिटेशन हो गई जिसको कहते हैं, अगर आपने फाइन था वो अदा कर दिया, जेल काट लिया, तो फिर आप वापस ज़िंदगी में की जो वो है काम है उसमें दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। तो सियासतदान का क्या काम है? सियासतदान का काम तो यही होता है ना कि वो इंतखाबात में भी लड़े, वो उम्मीदवार बने, वो अपनी पॉलिटिक्स जारी रखे जिस तरीके से भी है। तो मैं समझती हूँ कि उसूल जो है ये सिर्फ गलत फैसलों की बुनियाद पर, या ये फैसला गलत फैसलों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। ये उसूल होना चाहिए कि आपकी जो नाअहली है वो एक लिमिटेड हद तक है। बस में ज़ाहिर है कुछ मसाइल हैं। आमिर साहब ने भी बात की, कानूनी राय वाकई बटी हुई है, क्योंकि एक राय तो ये भी कहती है कि जो इलेक्शंस एक्ट के तहत
जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, वो सुप्रीम कोर्ट को ज़ाहिर है इम्पैक्ट नहीं करती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2018 का, जो आपके पसंदीदा जजेस जो है मुजम्मिल साहब, उन्होंने दिया था, वो वही का वही है, जिस वजह से जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ और दीगर जिनको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। लेकिन तो ये मामला ज़ाहिर है अदालत को ही सॉर्ट आउट करना है, लेकिन मेरे ख्याल में कि उसूल जो है, बुनियाद जो है, वो ये नहीं होनी चाहिए कि गलत फैसले हुए, क्योंकि लोगों को फांसी भी हो जाती है गलत फैसलों की बुनियाद पर। अजाला ये होना चाहिए ब्रॉडली कि यू हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन ऑर्डिनरी लाइफ इन योर वर्क वंस यू हैव, आपने अपनी जो सजा है वो पूरी कर ली हो। ये देखिए, ये भी एक बड़ी चीज मैं यहाँ पे मुजम्मिल एक मिनट में एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। देखें, अगर एक कानून को सुप्रीम कोर्ट ने डिबेटेबल करार दे दिया है ना कि ये वाज़ेह नहीं है, तो फिर वो फैसला, अदालती फैसला या उससे जुड़े हुए कवानीन, अगर उनके तहत किसी को इलेक्शन से दूर रखा जाए तो ये गलत बात है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर वो कानून डिबेटेबल ना होता फिर और बात थी, लेकिन अगर वो सुन रही है सुप्रीम कोर्ट, तो इसका मतलब है कि उसके ख्याल में ये कानून डिबेट, ये कंफ्यूजन जेन्युइन है ना। तो अगर ये कंफ्यूजन मौजूद है तो उसकी बुनियाद पे किसी को आप इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते। जी मुजम्मिल, ओवर टू यू। लेकिन मैं, चूंकि बात टाइम थोड़ा रह गया ब्रेक का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये राय भी ठीक नहीं है कि सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद नाअहली खत्म है। कई दफा तो आपको 6 माह की भी कैद हो जाती है, तो फिर नाअहली 6 माह की होगी। कई दफा मैं कह रही हूँ कि सजा खत्म होने के बाद कहने का मकसद ये है कि बात पूरी कर लेते। जी बिल्कुल, मैं बात पूरी कर लेते। तो मेरे ख्याल में अब आप नाजायज असले में कई दफा आपको 3 माह कैद होती है क्लाशनकोफ रखने पे, या कुछ तो नाअहली 3 माह होगी। लिहाजा मैं इस मंतक को नहीं मानता। मेरे ख्याल में एक मिनिमम या एक मुद्दत नाअहली की जरूर होनी चाहिए। और जब मैं जुडिशल एक्टिविज्म की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत चूंकि आइन में नहीं लिखी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को आइन लिखने का अख्तियार नहीं है कि वो खुद ये तय कर ले कि जहां आइन में मुद्दत नहीं लिखी गई तो वहां हमारे ख्याल में ये ताहयात होगी। वो अपना ख्याल जाहिर करने अदालत में जजेस नहीं बैठे, वो आइन के ताबे हैं। वो या तो ये रेफरेंस पार्लियामेंट को भेज देते कि आप मुद्दत का तयन कर दें, या वो खुद मुद्दत का तयन नहीं कर सकती अदलिया, जहाँ अगर आइन में उन्होंने नहीं लिखी है। तो अब जब पार्लियामेंट ने मुद्दत का तयन कर दिया है तो अब वो आइनी भाम खत्म हो गया है। तो फिर मेरे ख्याल में सबके लिए 5 साल होगा, क्योंकि पहले कहीं ताहयात तो लिखा ही नहीं गया था। पहले तो था डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद ही समझ लिया कि जहाँ डिस्क्वालिफिकेशन लिखी है ना वो ताहयात ही है। तो आज अच्छे सवालात किए गए कि मेरा मतलब है कत्ल पर 5 साल है और 62(1)(f) पर ताहयात है। तो इसी तरह चोरी डकैती पर 5 साल है, लेकिन ताहयात है 62(1)(f) में, जहाँ सुप्रीम कोर्ट आज खुद ही ज्यूरिसडिक्शन ले लेता है। बहरहाल मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले सेगमेंट। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही हम बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ख़त लिख दिया है, एतराज़ किया है, और 2 केसेस जो सुने जा रहे हैं उसके हवाले से उन बेंचेस की तश्कील के हवाले से दोनों बहुत अहम है। एक है जस्टिस मज़ाहिर नकवी की पिटिशन है, और दूसरी है जो सिविलियंस की ट्रायल का जो फैसला आया था, जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा था, उसके हवाले से जो पिटिशन है हुकूमत की। तो मुजम्मिल, पहले तो मैं आपसे सवाल यहाँ करना चाहूँगी, जस्टिस एजाजुल एहसन का जो एतराज़ है, जो ख़त है, आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो लग रहा था थोड़ी देर के लिए कि ये वो वाला बेंचेस की तश्कील करने का जो तरीक़ाकार था वो नहीं होगा जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का था, ये फिर आपको एक तकसीम नज़र आएगी सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में एक कमेटी बन गई है, 3 रुकनी कमेटी है, और कानून में ये अपहेल्ड किया है फुल कोर्ट ने। 3 में से 2 मेंबरान जिन बेंचेस पर मुत्तफिक होंगे वो बेंचेस बन जाएंगे। अब उसमें यह भी हो सकता है कि कोई बेंच बनाने के लिए 2 जो सीनियर मोस्ट जज और दूसरे 2 जजेस मुत्तफिक हो जाएं और चीफ जस्टिस ना भी हो तो बेंच बन जाएगा। चीफ जस्टिस के पास अकेला अगर उनका वोट रह जाएगा
तो वो माइनॉरिटी वोट में उनकी नहीं चलेगी, बाकी 2 जजेस की चल जाएगी। इसी तरह अगर चीफ जस्टिस के साथ सीनियर मोस्ट जज जो सरदार तारिक साहब किसी बेंच बनाने पर मुत्तफिक हैं, तो फिर एजाजुल एहसन साहब माइनॉरिटी वोट के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। और ये कानून में 3-2 में लिखा गया है कि या वहाँ ये तो नहीं लिखा गया कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो इत्तेफाक के राय से बेंचेस बनाएगी जहाँ तीनों मुत्तफिक होंगे। कहा गया है कि वो अपने अक्सरियती वोट से फैसले का बेंच बनाएंगे। अगर जो बेंचेस बने हैं ये अक्सरियती वोट पर बने हैं और सरदार तारिक एजाजुल एहसन के इस खत में उनका दस्तखत मौजूद नहीं है, तो एजाजुल एहसन साहब का गिला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। उनको समझ होनी चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ पर मुत्तफिक नहीं भी हैं और बाकी 2 कमेटी के मेंबरान उससे मुत्तफिक हैं, तो उनकी राय उन 2 के ऊपर नहीं चलेगी। ये उमर अता बंदियाल साहब का दौर तो नहीं है कि एजाजुल एहसन साहब की राय पूरे सुप्रीम कोर्ट पर हावी हो जाती थी। तो अब तो हम ख्याल बेंचेस का दौर नहीं है, कमेटी ने बेंच बनाने हैं। और फिर ये जो 2 मुकदमात का उन्होंने फैसला किया है, मैं समझता हूँ ये खत उन्हें नहीं लिखना चाहिए। मुजाहिर अली नकवी के हवाले से वो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके हक में वोट दे चुके हैं, जिस बारे में उनकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग बाहर आ गई है। उन्हें उसके बेंचेस में वैसे ही इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर उनकी मुजाहिर वो अकेले मेंबर हैं 4-1 में, जो मुजाहिर अली नकवी के हक में है, 4 मेंबरान खिलाफ हैं, और अब वो ये भी चाहते हैं कि मुजाहिर अली नकवी साहब का बेंच भी उनकी मर्जी से बन जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। सिमिलरली उन्होंने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का फैसला दे दिया हुआ है, उस बेंच में वो मौजूद थे, वो खुद तो हो नहीं सकते, उनकी राय उसमें आ चुकी है। उनको अब नए बेंच के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनकी मर्जी से नया बेंच बनाया जाए। उन्हें तो खुद कहना चाहिए कि चूंकि पहले फैसले में मैं मौजूद था, तो आप मुझसे राय ही ना लें नए बेंच बनाने के लिए, कि वो अपने फैसले को कायम रखने के लिए उसमें ये चाहते हैं कि जी वो उनकी राय शामिल हो। मुझे ये खत आइन और कानून के तनाजुर में ठीक नहीं लगता है। मुझे ये सियासी खत लगता है। मुझे ये लगता है कि ये खत जो है सियासी सहूलतकारी जैसे एक सियासी जमात की जा रही है, उसी का एक तरीक़ाकार है। हम ख्याल बेंचेस जो हैं बनते थे, और हम ख्याल बेंच जो आजकल आइसोलेटेड है, उनकी तरफ से कादी फायज ईसा पर एक हमला करने की कोशिश है। इससे ज़्यादा ये खत कुछ नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा ये खत कुछ नहीं है। आमिर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि ये सियासी खत है? क्या जस्टिस एजाजुल एहसन को ये खत लिखना ही नहीं चाहिए था? अमर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि काजी फायज ईसा ने जो जिस सूरत हाल में अपने ओहदे का चार्ज संभाला है, वो कानून से कहीं बढ़ के, कहीं आगे जाके वो सियासत की नजर हुई थी। और अब अगर उन्होंने उसको सियासत से दूर रखना है, तो वादियो नजर में तो यही लगेगा कि अच्छा ये भी कोई सियासी काम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले सरीहन सियासत की बुनियाद पर हुआ करते थे, अब वो कानून की बुनियाद पर हुआ करें। और इस तरफ वापस रुख मोड़ना जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी एक सियासी काम देखने में तो आपको लगेगा। बट आई थिंक कि चीफ जस्टिस हैज बीन वेरी क्लेवर अबाउट इट। उन्होंने इनको प्रोसीजरली डील करने की कोशिश की है। अब उस प्रोसीजर का मतलब और उस प्रोसीजरल जो उनका एफर्ट है इस मामले को डील करने का, उसमें मुजम्मिल ने भी एक अहम नुक्ता उठाया है कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरह की डेमोक्रेटाइजेशन चाह रहे हैं कि जी सारे मिलकर जो फैसला करेंगे वो वही होगा। उन्होंने सिर्फ एक प्रोसीजर एक ऐसा ले डाउन किया है जिसके अंदर उनकी अपनी राय, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले चीफ जस्टिस अपनी मनमानी भी कर चुके हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने जो प्रोसीजर्स बनाए हैं नए, उसमें उन्होंने सिर्फ इस चीज को यकीन दहानी कराई है हमें कि चीफ जस्टिस की अपनी राय जो है वो भी उस प्रोसीजर के मातहत होगी और वो उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये सिचुएशन जो है वो किसी को पसंद नहीं आ रही है, हाँ वो सीनियरिटी, उसकी बुनियाद सीनियरिटी हो जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जी सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर जज को नहीं शामिल करते या कोई और हो, उनका मामला है। लेकिन बज़ाहिर मैं यही समझता हूं कि अगर एक प्रोसीजर ले डाउन हो गया है तो फिर बेशक आप इख्तलाफ करते हो, जजेस जो हैं वो आपस में इत्तेफाक ना भी करते हो किसी मामले के ऊपर, तो जो चीज तय हो चुकी हुई है उसके तो मुताबिक चले ना। मुजम्मिल, लेकिन सवाल तो ये बनता है ना, जैसे पहले जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी बेंचों की तश्कील पर एतराज करते थे, वो भी खत लिखते थे, वो मीडिया के पास जाती थी, तो उसकी भी तो कानूनी हैसियत नहीं थी। क्या हर्ज है अगर खत लिख दिया?
लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट भी ये बात कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एक स्टे था। काजी फायद ईसा ये कह रहे थे कि आप स्टे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं चला सकते, आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला कर दिए ताकि पता लग जाए बेंचेस का क़याम कैसे होना है। एक कानून साजी पार्लियामेंट ने कर दी है, आपने उसके ऊपर स्टे देके आप उसकी दोबारा हेयरिंग नहीं कर रहे। वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म था, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी पार्लियामेंट के साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आते ही सबसे पहले उसका फैसला किया और उसके मुताबिक कानून सुप्रीम कोर्ट को चलाना शुरू कर दिया। क्या इजाजुल एहसन साहब ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में कहा गया है कि 3-2 से बेंच बन जाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि 3-0 से बनने चाहिए, इत्तेफाक राय से बनने चाहिए, तो वो एक कानूनी पोजीशन ले लेना। क्योंकि काजी फायद ईसा के खतों में तो आईनी और कानूनी पोजीशन वाजे होती थी कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करें। वो कहते थे कि आप जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुलाएं मज़ाहिर अली नकवी के इशू पे। वो कहते थे कि आप जो बेंचेस का क़याम है उसमें उनको खुद, आप देखें ना सुप्रीम कोर्ट के कई जज तो ओएसटी किए हुए थे, उमरताब बंदियाल साहब ने, उनके पास 6 माह से कोई मुकदमात ही नहीं थे। 5 जज थे जो सारे 100 मुकदमे सुन गए, बाकी पूरा सुप्रीम कोर्ट फारग था। तो अब तो ऐसे नहीं है कि 5 जज ही सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इजाजुल एहसन साहब का खत सियासी है। काजी फायद ईसा आईनी और कानूनी नुकात पर बात करते थे और वक्त ने साबित किया कि जिन आईनी और कानूनी नुकात पर वो बात करते थे, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जज उस आईनी और कानूनी नुकात पर मुत्तफिक हैं। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में इजाजुल एहसन साहब ने तो खिलाफ वोट दिया हुआ है और मुनीब अख्तर साहब ने भी खिलाफ वोट दिया है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं होना चाहिए। हम ख्याल बेंच जितना था उन्होंने खिलाफ वोट दिया है, लेकिन वो वोट आउट हो गए। अक्सरियत ने कहा नहीं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कतगन होनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहां तो अब जब फुल कोर्ट में क्या कहा जाता था कि फुल कोर्ट बनाकर चीजें तय कर लें, बनाते थे उमरताब बंदियाल साहब फुल कोर्ट, हमें बताया 2019 मैं इसी से मैं यहाँ आपको रोकती हूँ, मुजम्मिल यहाँ रोकती हूँ, मैं आमिर साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। देखिए हमने फुल कोर्ट भी देखा जिसमें जाहिर है आमिर साहब जैसे आप बात कर रहे थे, इख्तिलाफ राय होती है और वो आपको नजर आती है, खूबसूरती है जमहूरियत की वगैरह वगैरह। लेकिन ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस के हवाले से भी आपको ये जो दोबारा से जो तकसीम है, जो जस्टिस इजाजुल एहसन का खत है उस हवाले से है। फिर आप ये भी देखें कि एक तरफ एक पिटिशन भी दायर की गई है कि जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो नहीं सुन सकते उनके खिलाफ। तो आपको नजर आ रहा है कि ये तकसीम जो कुछ देर के लिए कम हुआ था क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा था, ये तकसीम अब दोबारा से ज़्यादा गहरा, ज़ाहिर है ज़्यादा फैलता जाएगा। एक तरफ आप देखें कि अगेन ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाला केस भी है, वो भी सुना जाएगा। देखें ये तकसीम जो है वो कम तो नहीं, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि ये तकसीम कम हो गया, क्योंकि देखें ये बच्चे तो नहीं है ना कि जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व करें। इनकी जो है वो दिमाग भी सेट हुआ है अपनी जगह पर तमाम, और ये होना चाहिए ना जजेस के अंदर, इसीलिए वो इतने अहम ओहदों के ऊपर होते हैं, इसीलिए उनकी अहम जिम्मेदारियां होती हैं कि पुख्ता दिमाग वाला शख्स ही उसको वो जज बनाया जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जजेस का जो तर्ज जिंदगी है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका जो तर्ज जिंदगी है वो आप किसी और तबके से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हुआ है कि जजेस जो हैं वो सियासी तौर पर पट गए हैं या उन्होंने सियासी दबाव में आके फैसले करना शुरू कर दिए या अपनी सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करना शुरू हो गए। उनका पूरा तर्ज जिंदगी ही वो नहीं रहा जो कि एक क्लासिक डेफिनेशन ऑफ अ सीनियर जज होना चाहिए। उसके मुताबिक आप देखते हैं वो दावतों पे जाते हैं, उनके अपने बच्चों की शादियां होती हैं तो हर तरह का सीनियर ब्यूरोक्रेट क्या और सियासतदान क्या उनको बुलाया जाता है, करोड़ों रुपए के तोहफे तोहफ जो है वो उनसे लिए जाते हैं। तो ये जो बिगाड़ है ना, ये किसी एक प्रोसीजर का मामला या किसी एक केस का मामला या चंद शख्सियात का मामला नहीं है, ये कल्चर का बिगाड़ है और ये ओवरनाइट खत्म नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत कुछ तय कर दिया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कल्चर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो रातों रात गायब हो जाएगा। उसको उससे एक बड़े तसलसल के साथ उसको पीछे धकेलना होगा
और इसके लिए ये चीज महदूद नहीं है, मैं समझता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए। उनका जितना भी टेन्योर साल भर का वो बाकी है, ये मैं उसमें भी मुकम्मल होता हुआ ये काम नहीं देख रहा। लेकिन अगर उनका जानशीन ने भी ये उनका भी रवैया और रविश यही रही, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि एक्चुअली लड़ाई जो है ना वो इस कल्चर से है, दुरुस्त इस कल्चर को करना है। इट इज नॉट अबाउट एक इंडिविजुअल और द अदर इंडिविजुअल। तो ये तकसीम खत्म, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये कभी भी नहीं हुई थी। ये अभी इसने दोबारा, उस वक्त खामोशी छा गई, अब दोबारा मौका मिला तो उन्होंने सर उभारा, कल को दोबारा मौका मिलेगा ये फिर उभारेंगे। ये दिस इज अ वॉर, दिस इज नॉट अ बैटल, नॉट अ मैटर ऑफ वन। तो यानी कि लेकिन इसको मैनेज करने की जाहिर जरूरत तो है। तो मुजम्मिल, एक तरफ है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो केस है, दूसरी तरफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो ताखीर से बहुत देर ड्रैग करता रहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, वो भी सुना जा रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है, अगर हम पेश गोई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अब ये प्रोसीडिंग्स क्या होंगी, क्या होगा इसके इस हवाले से? इतने अरसे बाद शौकत सिद्दीकी साहब का केस लगा है, उतने अरसे बाद मुज़ाहिर अली नकवी साहब का केस लगना चाहिए। ये तो पिक एंड चूज हो गया ना कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब का केस आप 10 दिन में लगा दें और शौकत सिद्दीकी का 3 साल ना लगाएं, तो ये तो यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी हो गई। जितना अरसा आपने शौकत अली सिद्दीकी साहब का केस नहीं लगाया, उतना अरसा आपको मुज़ाहिर अली नकवी का केस नहीं लगाना चाहिए। नहीं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का उनका तो केस लग गया था ना, आफ्टर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में के फैसले के बाद लगा था ना, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो ये ऐसी बात नहीं, ये कंपैरेटिव एनालिसिस ठीक नहीं है कि उनका काजी फायद ईसा के साथ मुल्क की सारी बार्स खड़ी थी, सारी वकला कम्युनिटी उनके साथ खड़ी थी कि ज्यादती कर रही है एक हुकूमत, और एक हुकूमत जो है वजीर आजम जो है वो उनके साथ पर्सनल हुआ है। यहाँ तो कोई वजीर आजम मुज़ाहिर अली नकवी के साथ पर्सनल नहीं है। या हुकूमत ने मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस भेजा हुआ है कि हुकूमत को कोई फैसला मुज़ाहिर अली नकवी का पसंद नहीं आया। ये तो इंडिपेंडेंट शिकायत आई हैं उनके खिलाफ। ये वज़ीर आज़म देखिए, नहीं, लेकिन जस्टिस देखिए यहाँ पे बस नहीं दावा किया जाता था। देखिए, दावा तो यही किया गया था ना कि एक प्राइवेट सिटीजन ने, एक शहरी ने शिकायत दर्ज की थी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, जिसकी वजह से शहजाद अकबर और फिर आगे हमें पता है कि तहकीकात हुई और ये मामला आगे बढ़ा। तो दावा तो वो भी करते थे। नहीं, आप कानून और आइन नहीं पढ़ रहे। उसमें लिखा है कि उस प्राइवेट शहरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत करनी थी, शहजाद अकबर को नहीं करनी थी, इमरान खान को। हुकूमत के पास किसी जज के खिलाफ कोई भी तहकीक करने का कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। तो शहजाद अकबर और इमरान खान ने किस कानून के तहत काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात की? यही उसमें एक नुक्ता था जो काजी फाइज ईसा के हक में था कि आपने गैर आईनी और गैर कानूनी अमल किया। वो प्राइवेट शहरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आता है, वहां से तहकीकात का हुक्म होता है, तो जैसे कि आपका मुज़ाहिर अली नकवी के साथ हो रहा है कि पहले वो शहरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया है, वहाँ 4 हेयरिंग्स हुई हैं, उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया है, उसके ऊपर राय दी गई है, फिर वोटिंग हुई है। जो तरीका है, आप कैसे कंपैरिजन, किसने इख्तियार दिया है हुकूमत को कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दे? आप ये ठीक है, मवाजना नहीं किया जा सकता, मवाजना जी आपकी राय मुजम्मिल की मवाजना नहीं किया जा सकता। आमिर साहब, आप समझते हैं कि यकसा निज़ाम इंसाफ का यही मतलब है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का भी केस उसी ताखीर से शुरू हो जितना जस्टिस शौकत सिद्दीकी का हुआ? देखिए जी, एक आम आदमी के दिल को तो यही बात लगेगी, लेकिन नहीं, मैं ऐसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि माजी में अगर कोई गलतियां हुई हैं, माजी में अगर जो कोताहियां हुई हैं, तो फिर उनको मिसाल बनाकर और उनको प्रेसिडेंट बना के उनको बार बार दोहराते रहना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि अगर मज़ाहिर अली नकवी साहब का केस जो है वो जल्दी लगे, और बड़े अफसोस की बात है कि शौकत सिद्दीकी साहब का केस जो है को इतना इंतजार करना पड़ा है। और हमारे जो नए चीफ जस्टिस है उनका तो बार बार ये कहना है ना कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी फैसले करो, जल्दी जल्दी अपने दलाइल दो, ताकि जल्द से जल्द फैसले हो सके, ज्यादा से ज्यादा मुकदमात जो है वो निपटाए जा सकें। सो आई डोंट थिंक कि हमें इस तरह की बात जो है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये कोई बदला लेने वाली बात नहीं है, ये एक इंतजामी खराबी है, और एक वही जो मैंने कहा कि एक हमारे जो जुडिशल कल्चर की खराबी है उसको ठीक करने की बात है। जी मुझे यहाँ रोकना पड़ रहा है, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। एक जुमला मुजम्मिल, एक जुमला। देखिए, यही तरजीही सलूक जो है यकसा निज़ाम इंसाफ की नफी है कि आप एक का सुनते हैं, एक का नहीं सुनते हैं। ये यकसा निज़ाम, ये नफी है।
आप ठीक है, एक आप आपका जवाब आ गया मुजम्मिल। अब हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। मजीद हम बहुत अहम मामलात पे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। और आज हमारे सारे का सारा प्रोग्राम तकरीबन सुप्रीम कोर्ट की नज़र हो गया। पहली पे हमने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक ही एक ख़बर पर बात की, नाअहली का मामला था। दूसरी सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोसीजरल मामला थे, उसके ऊपर भी हमारी तफसील से बात हुई। और अब भी सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र रहेगा, फ़र्क सिर्फ ये है कि इस दफ़ा भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जिक्र रहेगा, जिसने 2019 में भारतीय पार्लियामेंट की आर्टिकल 370 के ख़ात्मे और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने के फ़ैसले के ऊपर आज अपना फ़ैसला सुना दिया। 4 साल के बाद ये फ़ैसला आया, जिसमें उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट के इक़दाम को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है। अब कश्मीर के इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत एक डिस्प्यूटेड एरिया है और बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तय पा चुका है कि ये डिस्प्यूट कैसे ख़त्म करना है। उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी अदालत, वो भारतीय हुकूमत के इस फैसले को दुरुस्त समझी जाती है, जो जिस वक्त किया गया था तो उस वक्त भी उसको सियासी फ़ैसला समझा गया था और उसके महरक़ात को भी और यही कहा गया था कि सियासी महरक़ात हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया है तो सवाल ये उठता है कि कौन दुनिया की ऐसे कौन से ममालिक हैं जो बैनुल-अक़वामी कानून की बिल्कुल परवाह नहीं करते। गज़ा में हमने ये मामला, ये तनकीद अमेरिका के ऊपर होते देखी, और इससे पहले भारत ने जो कनाडा में एक सिख एक्टिविस्ट का कत्ल किया, उसमें हमने ये चीज़ देखी। तो क्या सवाल मेरा अपने दोनों साथियों से ये है कि क्या भारत भी अब खुद को इस दुनिया का एक इतना ताकतवर मेंबर समझना शुरू हो गया है कि उसके ख्याल में उसको भी बैनुल-अक़वामी कानून की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंबर, आपसे शुरू करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में कि एक ये तो बात आपकी दुरुस्त है आमिर साहब, और सवाल भी दुरुस्त है कि जो इंडिया अपने आप को ज़ाहिर है काफ़ी साल से पोजीशन तो कर रहा है और मान भी हम सकते हैं, क्योंकि द साइज ऑफ देयर इकोनॉमी, जो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ हो रही हैं, चाहे मिडल ईस्ट हो, चाहे अमेरिका हो, मगरबी दुनिया हो, भारत हैज़ बिन सीन टू बी अबव इंटरनेशनल लॉ जस्ट लाइक द यूएस। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी कि मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो ये भी कहा गया कि फिर जल्द इंतखाबात भी होने चाहिए, तो हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसेंशली ये तौसीह कर दी है कि जो इंटरनेशनल कानून है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तौसीह कर दी है कि ज़म हो गया है मकबूजा कश्मीर का। ये तौसीह कर दी है कि इस जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो आवाज़ें उठती रही हैं, जो जिनके जो मुश्किलात है, जो ऑपरेशन हुई है, उसकी भी तौसीह कर दी है। और इसकी तनकीद ज़ाहिर है जो सियासी जमातें जो हुक्मरानी करती रही थी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में, वो और क्या कर सकते हैं। अब उसका क्या मतलब है कि एक ख़ात्मा है जो कुछ रेजिस्टेंस कोशिश की गई थी, क्योंकि हमें मायूस को एक तरफ फ़लस्तीन और गज़ा का मामला नज़र आ रहा है, जहाँ इसके बावजूद के लोग दुनिया भर में बड़े बड़े शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे इजहार कर रहे हैं कि जो नाइंसाफ़ी इजराइल कर रहा है, गज़ा में जो जंग बंदी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तब ये बेबसी जो है, मेरे ख्याल में कि आज के जो फैसले के बाद ये कश्मीर का भी जो मामला है, जहां हमने पाकिस्तान की बेबसी भी देखी है, मेरे ख्याल में कि ये इस बात की भी तौसीह कर रही है कि हम इस वक्त बेबस हैं। राइट। सो मुजम्मिल, पाकिस्तान ने भारत की पार्लियामेंट के जो भारतीय आइन के आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का फ़ैसला था और कश्मीर को भारत के अंदर ज़म करने का फ़ैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में कहा है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और उन्होंने कहा है कि सितंबर 2024 से पहले तक इलेक्शन करा दिया जाए। पाकिस्तान ने कभी भी भारत के उस फैसले को, 2019 के उस फैसले को नहीं माना। तो क्या ये जो इलेक्शंस की बात की है उसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कोई मुख्तलिफ हो सकता है? इलेक्शन में तो बहरहाल कश्मीरियों को अपनी राय देने की आज़ादी होगी ना। वो इस्तिस्वाब राय तो नहीं होगा जो
अक़वाम मुत्तहिदा के तहत उनको ऑप्शंस दी गई हैं कि वो ये डिसाइड करें। वो इंतखाबात तो ये होंगे कि वो ए कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं या बी कैंडिडेट को वोट डालना चाहते हैं। 2-4 जमातें आपस में लड़ रही हैं और ऐसे इंतखाबात मकबूजा कश्मीर में पहले भी हुए हैं लो टर्न आउट के तहत, और इसका हुर्रियत बाइकाट करती है और लोग बाइकाट करते हैं और कुछ लोग लड़ लेते हैं और वहाँ एक डमी सी हुकूमत बन जाती है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा फौज है कि उसके बाद उस हुकूमत का कोई इतना असर तो होता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ पाकिस्तान को जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल भी साथ नहीं खड़ी, OIC भी साथ नहीं खड़ा, और अगर आपकी UN जनरल असेंबली में भी नहीं हो सका है, आपके डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, तो कम से कम आपकी जो अगली पार्लियामेंट है उसको, जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, उसको एनेक्स कर लेना चाहिए अपने साथ, ताकि जब कभी बात हो तो फिर दोनों कश्मीर की एक जैसी सूरत हाल तो हो, और जब बात हो तो फिर हमारा भी एनेक्स हुआ हो हमारे साथ। हमने उसकी इंडिपेंडेंट हैसियत रखी हुई है, उन्होंने एनेक्स कर लिया कि हमारी पार्लियामेंट है। तो मेरे ख्याल में अब ये पहले भी बात हुई कि गिलगित को भी कर लिया जाए और आज़ाद कश्मीर को भी कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ अब तो रेसिप्रोकेट करने का वक्त। मुजम्मिल साहब, राइट मुजम्मिल, सॉरी मुझे आपकी बात काटनी पड़ रही है। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा वक्त ख़त्म हुआ। कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।